स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स। और मुंबई स्टूडियो से कविता भी मौजूद हैं और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर सवाल पूछना है आपको तो तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें सोशल मीडिया पर संपर्क कर सकते हैं। यूट्यूब पर अपने सवाल हमें लगातार भेजिए। साथ ही फोन लाइन भी आपके स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा। इस पर आप अपने सवाल या तो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ सवाल पूछने का तरीका, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब बाजार पर। और 22,000 के ऊपर शानदार मजबूती के साथ मार्केट कारोबार कर रहा है। और ये हमने आपको सुबह ही रणनीति भी बता दी थी कि आज 22,000 का स्तर काफी इंपॉर्टेंट होगा। और शुरुआत भी काफी अच्छी हुई, 124 अंक ऊपर खुला निफ्टी। बैंक निफ्टी देखिए, यहाँ पर भी करीब 200 अंकों की मजबूती इस वक्त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स में भी करीब 350 अंकों की मजबूती है। निफ्टी में अगर करीब 7 शेयरों को छोड़ दे तो 50 में से 42 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि हरे निशान में मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। और इसको लीड कर रहा है आज ऑटो सेक्टर। मारुति सुजुकी देखिए 3% ऊपर है। बीपीसीएल में 2% की तेजी। टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो, एमएनएम, ये हैं आज निफ्टी के टॉप 5 गेनर्स। कमजोरी है पावर ग्रिड में करीब 2.5% की। ओएनजीसी में भी कमजोरी है क्योंकि कच्चे तेल के दाम में भी हमने देखा थोड़ी बढ़त देखने को मिली थी। उसका असर आज दिख रहा है। अपोलो हॉस्पिटल, आईटीसी, ब्रिटानिया और एसबीआई भी हल्की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। लेकिन एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए, वो मजबूत है। और हर एक गिरने वाले शेयर के सामने 2 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है आज के दिन। इंडेक्स में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। और यहाँ पर कुछ सेक्टर्स जो हैवी वेट काउंटर्स हैं वहां से भी आज अच्छा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। चलिए, ये तो हुआ बाजार का अपडेट, लेकिन अब एक्सपर्ट को भी शामिल करेंगे हम। हमारे साथ आपके सवालों का जवाब देने के लिए फिनवर्सिफाई की ध्वनि पटेल और वृद्धि इन्वेस्टमेंट से विवेक कारवा हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है शो पर। ध्वनि, क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर और अहम रेजिस्टेंस लेवल आप अभी क्या देख रही है निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए? क्या ऐसे मौके पर फ्रेश ट्रेड लेना चाहिए या फिर अवॉइड करें? और जिनके पास ऑलरेडी है क्या उन्हें मुनाफा बुक कर लेना चाहिए? गुड मॉर्निंग पूजा, बाकी दर्शकों को भी मेरी तरफ से वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमें एक जो रनअप यहाँ पे देखने को मिला है, काफी शानदार रनअप देखने को मिला है। हम ऑल टाइम हाई की तरफ यहाँ पे अप्रोच कर रहे हैं, जहाँ पे निफ्टी एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगी। तो मेरा यही सलाह रहेगी कि आप डेफिनेटली लॉन्ग पोजिशंस को होल्ड करें, बट ऑल टाइम हाई के पास जो 22,100 का लेवल है उसके पास एक बार प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी मेरी तरफ से। बैंक निफ्टी के अंदर यहाँ पे थोड़ा सा कन्विक्शन ज्यादा बनता है मेरा एट ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। 46,500 का स्तर जब बैंक निफ्टी पार करता है तो उसके अंदर फर्दर एक बाइंग एक्शन और आपको देखने मिलेगा, जहां पे 46,800 तक का एक अपमूव विटनेस करने को मिलेगा। कोई भी एक रेजिस्टेंस जोन उसके बाद यहाँ पे 300 पॉइंट्स तक का नहीं देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल निफ्टी को आप डेफिनेटली होल्ड करिए। बैंक निफ्टी में नेक्स्ट बाइंग लेवल जो है वो 46,500 क्रॉस करने के बाद बनेगा। ऑलराइट, ध्वनि आपसे और विवेक से बाजार के आज के ट्रेड्स को लेकर और भी बातचीत होगी। बाजार लगता है फ्राइडे बना रहा है, लेकिन कुछ दर्शकों के सवालों को भी हल कर देते हैं। सिलसिला शुरू करते हैं। हरियाणा से अंकित अग्रवाल मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। नमस्कार अंकित। नमस्कार जी। जी बताइए। हाँ जी मैम, मेरे पास 2 पोजीशन है। एक तो यस बैंक है, 1000 शेयर है 32 रुपीज पे, और एक मेरे पास जीएमडीसी के 170 शेयर है 500 पे। तो इनके शॉर्ट टर्म का व्यू है मैम मेरा, तो थोड़ा पता करना था कि क्या व्यू बनता है इस पे। चलिए, शॉर्ट टर्म व्यू है ध्वनि इनका। यस बैंक 32 इन्होंने प्राइस बताया और जीएमडीसी इन्होंने बताया है 500 पर। जी बिल्कुल कविता, दोनों ही स्टॉक जो इन्होंने बताए हैं वो उनके खरीद भाव से नीचे की तरफ चल रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे येस बैंक की बात करते हैं तो येस बैंक में डेफिनेटली इन्होंने अभी जो रीसेंट हाई बनाया है उसी के पास इनकी खरीद है। वहां से स्टॉक ने एक नीचे की तरफ का फॉल लिया है। मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि नीचे की तरफ आप एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। अगर स्टॉक यहाँ पे 26.50 का लेवल जो नीचे की तरफ क्रॉस करता है तो आपको फर्दर एक यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिलेगा। जब तक वो लेवल यहाँ पे बरकरार है तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा इन्होंने जो स्टॉक बताया जीएमडीसी का,
जीएमडीसी भी इन्होंने अभी हाल ही की इनकी खरीद लग रही है, जहां पे स्टॉक ने रिसेंटली एक हाई बनाया था 500 के पास, तो वही उनकी खरीद भाव भी है। वहां से स्टॉक ने वापस से एक नीचे की तरफ सेल ऑफ देखा था। इनसे जीएमडीसी में मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी, क्योंकि स्टॉक जो है वो अपनी सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस यहाँ पर है 20 की और 50 की, वो सारी नीचे की तरफ क्रॉस कर चुका है, और वहीं पे वापस कल के सत्र में और आज के सेशन में भी वहां पे एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो जीएमडीसी से एग्जिट की सलाह रहेगी। ओके, एग्जिट की सलाह जीएमडीसी से। यूट्यूब पर भी हमें कुछ दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। एक दर्शक हैं काकू सिंह, उन्होंने यूट्यूब पर सवाल भेजा है ओएनजीसी पर। विवेक जी, आप सलाह दीजिए। वो जानना चाह रहे हैं कि ओएनजीसी में क्या प्रॉफिट बुक करने का समय आ गया है। लेवल्स उन्होंने नहीं बताए हैं, लेकिन पिछले एक महीने में अगर पिछले एक महीने का ही चार्ट हम देख लें तो करीब 16-17% की तेजी ओएनजीसी दिखा चुका है। अब 270 के पास कारोबार कर रहा है। ये जानना चाह रहे हैं कि इन स्तरों पर मुनाफा बुक कर लेना चाहिए ओएनजीसी में। पूजा, देखिए, पहली चीज, जो पीएसयू सेगमेंट में रनअप आया है, डेफिनेटली बहुत ज्यादा रनअप आया है और एक थोड़ा बहुत करेक्शन ओवरड्यू है। लेकिन अगर आप थोड़ा टाइम दे सकते हो, मतलब लंबी अवधि के लिए अगर इसमें रह सकते हो, तो ओएनजीसी मुझे लगता है कि यहाँ से भी अच्छा करेगा, क्योंकि देखिए इतने ही रनअप के बावजूद इसका डिविडेंड यील्ड करीबन 4-1% है। मतलब आपके सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट से तो ज्यादा ही है और टैक्स फ्री है। दूसरी चीज, जिस हिसाब से क्रूड स्टेबल है और ये जो कंपनी सारी की सारी या तो हाइड्रोजन में या फिर गैस में, ये फ्यूचर है भारत का, क्योंकि ऑयल से निकल के ये सारी कंपनीज इसमें डाइवर्सिफाई होगी। तो लॉन्ग टर्म अभी भी मैं बुलिश हूँ। हाँ, ऑन एवरी डिप आपको फ्रेश बाइंग करनी चाहिए, यहाँ पे नहीं। और अगर आपके पास ऑलरेडी है और टाइम आप दे सकते हो अगले 24 महीने से लेके 36 महीने, तो आप डेफिनेटली इसमें बने रह सकते हो। यहाँ पे नज़रिए के हिसाब से आपको होल्ड करने की सलाह विवेक की तरफ से। और कानपुर से शरद मिश्रा मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मिश्रा साहब, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग मैडम। मेरे पास सर एनएचपीसी के मैडम 100 शेयर मैंने लिया था 105 के भाव में। ओके सर। और तो मैं क्या इसमें रुकूं या निकल जाऊं? जी, कितना समय देने का सोचा था जब लिया था? तो मैं सोच लगभग 6 महीने 8 महीने साल भर तक रख। चलिए, 6 महीने 8 महीने साल भर तक। ध्वनि, आपसे व्यू ले लेती हूँ मैं एक शॉर्ट और मीडियम टर्म आउटलुक का। बिल्कुल कविता, यहाँ पे इन्होंने जो खरीद भाव है इनकी वो अभी हाल ही की लग रही है, जिसके बाद स्टॉक को डेफिनेटली एक यहाँ पे फॉल देखने को मिला था। बट पॉजिटिव ये है कि अभी पिछले 4 दिन की जो मूवमेंट है उसमें स्टॉक ने अपनी 50 और 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के पास सपोर्ट लेके वहां से एक अपमूव हमें दिखा रहा है। तो डेफिनेटली इसको होल्ड करना चाहिए। और इनका जो नजरिया है 6 से 8 महीने का, तो डेफिनेटली वॉल्यूम्स जो यहाँ पे वीकली चार्ट पे पिकअप होते हुए दिख रहे हैं वो काफी अच्छे हैं। तो आप इसको होल्ड करिए। नीचे की तरफ आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइए। आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी जो बनता है यहाँ पे वो 88 का बनता है। 88 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस से आप इसको होल्ड करिए। इन नियर फ्यूचर 3 महीने या आपको इवन हफ्ते भर में कैसे मूव करेगा वो मैं नहीं बता सकती, बट 113 से 115 का भाव इसमें मिलेगा। वो क्रॉस करने के बाद आपको फर्दर मोमेंटम इसके अंदर देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये है सलाह एनएचपीसी पर। काफी सारे दर्शकों के सवाल आते हैं हमें इस स्टॉक में, और आपको सलाह भी मिली ध्वनि से। दिल्ली से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं, जितेंद्र जैन। जितेंद्र जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। हाँ नमस्कार मैडम, मेरे पास आइनॉक्स इंडिया के 30 शेयर हैं 930 के भाव में, और ईपैक ड्यूरेबल के हैं 65 शेयर 230 के भाव में। तो मुझे बताइए, आई एम ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्या करूं और क्या मैं इन भावों पे अब कुछ परचेज कर सकता हूं लॉन्ग टर्म के लिए, और कर सकता हूं तो वो कौन सा शेयर है? तो काइंडली हेल्प मी। ठीक है, दूसरा सवाल किस पे पूछा था? एक तो आइनॉक्स इंडिया था, दूसरा सवाल आपने किस पे पूछा था? ईपैक ड्यूरेबल्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, 65 शेयर 230 के भाव में। ठीक है। अच्छा, ये हाल फिलहाल की ही लिस्टिंग है, तो आपने उसी समय लिया था क्या जब आईपीओ आया था नया नया कंपनी का? तो आईपीओ में आया था। और मैडम, आइडिया फोर्ज क्या खरीदा जा सकता है फिलहाल?
काफी सारे सवाल हैं आपके जितेंद्र जी। चलिए, लेकिन अच्छी बात है, आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अच्छी कंपनियों में आपने निवेश किया हुआ है, फायदा भी आई होप आपको मिल रहा है। ईपैक ड्यूरेबल तो हम नहीं सुन पाए आपका भाव क्या था, लेकिन आइनॉक्स इंडिया में तो मुनाफा मिल रहा है आपको। विवेक जी, लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, अभी हाल फिलहाल में जो आईपीओ आई है उसमें भी इन्होंने पैसा लगाया और उसमें भी समय दे सकते हैं। आइनॉक्स इंडिया के तो नतीजे भी आए, हमने अच्छे नतीजे थे। आईपीओ के समय से ही स्टॉक में काफ़ी अच्छी तेज़ी भी हम देख रहे हैं। एक तो ये स्टॉक है इनके पास, ईपैक ड्यूरेबल पर भी सलाह दीजिए। इसके अलावा ये भी जानना चाह रहे हैं कि क्या कोई और शेयर इन स्तरों पर आपको अच्छा लग रहा है जिसमें कि ये लॉन्ग टर्म निवेश की शुरुआत कर सकें? देखिए, आइनॉक्स इंडिया बेहतर पिक लगता है मुझे, क्योंकि एक तो कंपनी एलएनजी में है और मतलब काफी रिसर्च और डेवलपमेंट में ये कंपनी है। हाँ, वैल्यूएशन वाइज ये शॉर्ट टर्म में आप अगर इसका चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि मतलब कुछ ही महीनों में ये ऑलमोस्ट डबल से ज्यादा हुआ है। तो वैल्यूएशन वाइज थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, लेकिन हाँ, कंपनी नतीजे अच्छे दिखा रही है। पहली चीज, जो बिजनेस मॉडल है वो अच्छा है, और इसके कारण अगर रिजल्ट्स जो आ रहे हैं अच्छे, वो ऐसे ही मेंटेन होते हैं तो आगे चल के ये कंपनी ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन वाइज भी ठीक होती रहेगी। तो आप इसको होल्ड कीजिए, और फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं रहेगी। वैल्यूएशन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट मुझे है। इन्होंने आइडिया फोर्ज के बारे में भी पूछा था। देखिए, आइडिया फोर्ज इस रनअप के बाद में मैं थोड़ा सा कॉशियस रहूंगा। ड्रोन आगे चल के काफी न्यूज में रहेगा भारत में, और काफी कंपनी इस स्पेस में आ रही है। लेकिन आज भी जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी होती है ना, वो भारत में नहीं है। ज्यादातर जो पार्ट्स होते हैं ड्रोन्स के, वो आज भी चाइना से इंपोर्ट होते हैं। तो वी आर लॉट डिपेंडेंट ऑन चाइना। इसके लिए स्टॉक में करेक्शन भी देखने को मिला, और मुझे लगता है कि अगर लॉन्ग टर्म में कुछ भारत के अंदर ही बनना चालू हो जाए तो बात अलग होगी। अब ई पैक, देखिए, रिसेंट लिस्टिंग है, मैंने बहुत ज्यादा ट्रैक नहीं किया, तो उसके लिए मैं उसको अवॉइड करना चाहूंगा। चलिए, तो ये सलाह ईपैक ड्यूरेबल पर हम आपके सवालों के जवाब तो दे ही रहे हैं, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है हमारे बेहद खास सेगमेंट का, ऑप्शंस के चैंपियन। तो रोज़ की तरह ऑप्शंस के चैंपियन के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ते हैं। आज जुड़ गए हैं अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। रत्नेश, मॉर्निंग। बताइए, ऑप्शंस के चैंपियन क्या है आपके लिस्ट के आज? गुड मॉर्निंग। मेरे हिसाब से मुझे आरती इंडस्ट्री में काफी अच्छा एक सेटअप नजर आ रहा है। तो आरती इंडस्ट्री में 700 रुपये का कॉल लेना चाहिए 24 रुपीज के आसपास में। यहाँ पे 16 रुपये का टारगेट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, सॉरी, और 40 रुपये का टारगेट आएगा। तो जो मैक्सिमम लॉस आएगा वो 8,000 रुपये का, जो प्रॉफिट बनेगा वो 16,000 रुपये तक का बनेगा। ये तो यहाँ पर आरती इंडस्ट्रीज की कॉल खरीदे 24 पर, लक्ष्य 40, स्टॉप लॉस 16 का, और जो मुनाफा बता रहे हैं 16,000 का। रत्नेश, बहुत बहुत धन्यवाद। और लगे हाथों हमारे दर्शकों के लिए एक डिस्क्लेमर भी, क्योंकि एफएनओ ट्रेडिंग में लगभग 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, इसीलिए संभल कर आपको ट्रेड करना है। अपने आर्थिक सलाहकार से सलाह मशवरा करके ही इस तरह का ट्रेड करें। सतीश कुमार जी का सवाल आया है और इनके पास आरईसी का स्टॉक है, आरईसी लिमिटेड का। मेरे पास 95 की खरीद है, 5,000 शेयर्स हैं और 5 साल का समय ये दे सकते हैं। ये इनका सवाल आया हुआ है। ध्वनि, क्या सजेस्ट करेंगी? आरईसी लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और 95 पर इन्होंने लिया हुआ था, तो काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है और लॉन्ग टर्म निवेशक हैं और समय दे सकते हैं इस स्टॉक को अगले 5 साल के लिए। तो क्या नजरिया बन रहा है आपका आरईसी में, और ऐड कर लेना चाहिए क्या इन्हें? जी बिल्कुल पूजा, यहाँ पे ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर जब हम आरईसी का देख रहे हैं तो डेफिनेटली इसके अंदर जो मोमेंटम बना हुआ है, तो इसका ब्रेकआउट 133 134 के पास आया था। फिर उसके बाद हमने कॉन्स्टेंटली इसके अंदर एक फर्दर रन अप ही देखा है। वीकली चार्ट सजेस्ट करता है कि स्टॉक अभी भी अपना फर्दर मोमेंटम बनाए रखेगा। इनकी खरीद भाव जो है वो काफी नीचे की है, तो इनको जो मुनाफा हो रहा है वो काफी अच्छा हो रहा है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की स्ट्रैटेजी से इनको होल्ड करना चाहिए। नीचे की तरफ इनका जो अब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बनता है, तो 394 का लेवल जब तक स्टॉक नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करता, इसके अंदर ये फर्दर मोमेंटम बना रहेगा। तो 394 के स्टॉप लॉस के साथ इनको होल्ड करने की सलाह रहेगी। ठीक है, 395 के साथ होल्ड करिए, मुनाफे को अपने प्रोटेक्ट कीजिए और थोड़ा डीप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। आप होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को। अगला सवाल हमें आया है व्हाट्सएप पर संदीप जी का। IRFC 900 शेयर्स 110 पर लिया हुआ है और 155 पर मौजूदा भाव है IRFC का। विवेक जी, आपकी सलाह क्या होगी IRFC पर? ऑन एवरी रैली ये मेरी प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी, और रेलवे
अगले 2 साल के अर्निंग्स को ऑलरेडी फैक्टर इन करके रखा हुआ है। अब आरईसी की बात कर लो तो करीबन 34-35 की पी पे चल रहा है, और मतलब प्राइस टू बुक ये 4.25 के आजू बाजू चल रहा है। तो मतलब बहुत ही वैल्यूएशन कॉस्टली लग रहा है। देखिए बाजार इस स्तर पे है। थोड़ी देर पहले मैं एक और आपके टेक्निकल एक्सपर्ट जो आए थे रोहित श्रीवास्तव, उनकी भी बात सुन रहा था। बाजार में कई जगह पे इतना फ्रॉथ है कि वो एक बार निकलना चाहिए। अब वो कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, वो बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको सेल ऑन राइज ही करना चाहिए इसको। ठीक है, तो ये है, तो ये है सलाह IRFC पर। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं, और कोलकाता से हमें सवाल आया है सुमन राय जी का। IDFC फर्स्ट बैंक के स्टॉक है इनके पास, 150 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं, और इनकी जो खरीद है ये 93 रुपए के पास इन्होंने IDFC फर्स्ट को लिया हुआ है। मौजूदा भाव अगर देखेंगे तो करीब 81 के पास कारोबार कर रहा है। थोड़ा ऊपरी लेवल पर इन्होंने एंट्री कर ली थी 93 के पास। ध्वनि, क्या सलाह होगी आपकी IDFC फर्स्ट बैंक पर? यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक की अगर हम बात कर रहे हैं तो डेली चार्ट्स पे 93 का ही लेवल है, जहां पे स्टॉक ने एक गैप डाउन दिया था। माइनर गैप डाउन है, बट मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स वो एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो जो इनकी खरीद भाव है वो एक रेजिस्टेंस का लेवल भी है, जो क्रॉस करने पर ही इनको वहां से एक मुनाफा देखने को मिलेगा। बट अभी फिलहाल के लिए स्टॉक जो है वो अपनी ट्रेजेक्ट्री है डाउनवर्ड साइड की बनाए हुए है। तो मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि आप इससे एग्जिट कर जाइए। काफी दूसरे बैंक से जिसमें एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, तो अपने निवेश को स्विच ओवर कीजिए। निवेश को स्विच ओवर करने की सलाह दी जा रही है। और दिल्ली से राजेंद्र गुप्ता मेरे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हैं। राजेंद्र साहब, गुड मॉर्निंग, पूछिए। मैडम एक तो मेरा है, हाँ, ये आपने BHL की डिटेल्स दे रखी है, किस भाव पे लिया है? एक तो चॉइस इंटरनेशनल है। BHEL कितने पे लिया है? 150 शेयर है, 570। दूसरा एरोफ्लेक्स है, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज। एरोफ्लेक्स आपने कितने में लिया है? एरोफ्लेक्स मैंने लिया है, एक सेकंड में देख रहा हूँ। चलिए, एक सवाल मेरे ख्याल से आपने BHEL पर भी लिया पूछा है हमसे, और 240 आपने कहा है कि आपकी एक बाइंग प्राइस है। और विवेक, BHEL पर क्या राय देंगे इनको? BHEL को आप होल्ड कीजिए। ये है कि जो पावर सेगमेंट है वो मुझे लगता है कि पावर जो खपात है इंडिया में उसकी क्वांटिटी अगले 10 साल के अंदर डबल से ज्यादा हो जाएगी। और BHEL उसमें एक बहुत बड़ा प्लेयर है, जहाँ पे आपको मतलब एक कैपिटल गुड्स कंपनी है ये। मुझे लगता है कि ये काफी फायदा करेगी लॉन्ग टर्म में। तो आप इसमें अगर लॉन्ग टर्म मतलब मेरा यहाँ पे आपको कम से कम 2 साल का नजरिया रखना होगा, और इसको आप जरूर होल्ड कर सकते हो। BHEL पर आपके लिए सलाह। राजेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े थे दिल्ली से। अब अगला सवाल ले लेते हैं, और ये हमें आया है रायपुर से। राम दीक्षित जी ने सवाल भेजा है। महाराष्ट्र स्कूटर्स 470 रुपये, 3060 पर इन्होंने महाराष्ट्र स्कूटर्स के लिए हुए थे। और ध्वनि, आप सलाह दीजिए, महाराष्ट्र स्कूटर्स में क्या करें? सरकारी कंपनियों पर हम देख रहे हैं काफ़ी सारे सवाल आ रहे हैं। इनकी भी जो खरीद है वो 3060 के आसपास की है। पुरानी खरीद लग रही है, काफ़ी पहले की, और काफ़ी अच्छा मुनाफा इन्हें इस स्टॉक में हो रहा है। बट लिक्विडिटी हम देखते हैं स्टॉक में कम रहती है। अभी जो मुनाफा हो रहा है लेके निकल जाना चाहिए क्या? ओवरऑल यहाँ पे अगर हम स्टॉक के स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर वाइज डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम बना हुआ है। इनकी जो खरीद भी है वो काफी नीचे स्तर की है, तो इनको मुनाफा जो देखने को मिल रहा है वो बहुत अच्छा है। मेरी इनसे यही सलाह रहेगी कि आप इस स्टॉक को होल्ड करें, और अपना जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है अभी फिलहाल के लिए, तो आप नीचे की तरफ इसका जो नेक्स्ट लेवल बनता है तो 7230 का लेवल बनता है। 7230 जब तक हम नीचे की तरफ क्रॉस नहीं करते, इसमें फर्दर अपसाइड का मोमेंटम बना रहेगा, तो इसको होल्ड करने की सलाह रहेगी।
ओके, तो होल्ड करने की सलाह आपको दी जा रही है इस स्टॉक में। अयोध्या से एफिल इंडिया पर सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार विधान, गुड मॉर्निंग। बताइए कौन सा स्टॉक खरीदा है आपने और किस भाव पे एफिल इंडिया खरीदा हुआ है, किस रेट पर? हालांकि विधान, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, शायद संपर्क नहीं हो पा रहा, पर विवेक, 1232 इनकी प्राइस लगती है एफिल इंडिया में, और ऑब्वियसली इन्होंने ये घाटे में है अभी। नज़रिया मुझे पता नहीं है बिकॉज जानकारी और मिली नहीं है। आपकी क्या राय और थोड़ा सा मीडियम टर्म आउटलुक आप बता पाएंगे इन्हें? देखिए, मुझे लगता है कि ये मीडियम टर्म में भी कंपनी ठीक ठाक कर सकती है। बहुत बड़ी रैली मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, क्योंकि थोड़ा सा वैल्यूएशन ओवर स्ट्रेच लग रहा है यहाँ पे भी। लेकिन कंपनी आगे चल के जो एआई का एडवांटेज है, ये कुछ कंपनीज है जहाँ पे पूरा पूरा ये लोग एडवांटेज लेंगे। देखिए, ओवरऑल आईटी में ये हो रहा है कि काफी कंपनीज आज सफर कर रही है, क्योंकि एआई एक जोर शोर से आ रहा है, और एप्पल जैसी कंपनीज इसका एडवांटेज लेगी। तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश हूँ। शॉर्ट टर्म में हो सकता है कि ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म में ज्यादा मूवमेंट नहीं दिखाए, लेकिन हाँ, आपकी जो परचेज प्राइसिंग है वो कोई मतलब बहुत अग्रेसिव नहीं है, आप इसको फिर भी होल्ड कर सकते हो। की सलाह दी जा रही है मीडियम टर्म आउटलुक के लिहाज से, पूरा मामला समझाया है विवेक ने। लेकिन अगले दर्शक का सवाल अन्वेश फोन लाइन पर मेरे साथ है। अन्वेश, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। मैंने एयरटेल के शेयर खरीदे हुए हैं 1150 के हिसाब से। 1150 रुपए के हिसाब से भारतीय एयरटेल? यस मैम। और यस मैम। आपने क्या नजरिया रखना है इसमें, क्योंकि आप तो घाटे में हैं अभी? हाँ, अभी तो मैं घाटे में हूँ। मैं अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता हूँ, अगर ये थोड़ा सा अगर कोई आगे इसका फर्दर स्कोप रहेगा तो। 1 साल तक का व्यू एक ले लेते हैं। यस मैम। हाँ विवेक। देखिए, एयरटेल आज के दिन मतलब मोबाइल स्पेस में मोनोपोली नहीं है, लेकिन ऑलमोस्ट भारत में देखो तो ये डुओपोली है। वी की हालत खराब है, जियो है और भारतीय एयरटेल। अब अगर आपको कोई लिस्टेड स्पेस डायरेक्टली लेना हो तो एक ही ऑप्शन है, भारतीय एयरटेल। तो ये एक ऐसा शेयर है जो ज्यादा चर्चा में रहता नहीं है, लेकिन इन्वेस्टर्स को इसने कमा के दिया है। मतलब आप अगर हिस्ट्री भी देखो और कोई भी टीवी चैनल देख लो, भारतीय एयरटेल बहुत कम आता है स्क्रीन पे नजर, लेकिन आपको कंसिस्टेंट रिटर्न ये देते रहेगा। मुझे लगता है कि आगे चल के जो पेनिट्रेशन है वो और बढ़ने वाला है मोबाइल का, और यूसेज तो आपको मालूम ही है। अब 2 फोन का भी ट्रेंड चालू हो गया है, और जो बाकी स्पेस है, मतलब टेक्नोलॉजी ड्रिवन लाइफ ही आगे चल के होने वाली है। मैं तो बुलिश हूँ लॉन्ग टर्म में। आप जैसे कहा आपने कि मैं होल्ड कर सकता हूँ, आप इसको होल्ड कीजिए। और जैसे मैंने कहा, एकदम बोरिंग स्टॉक है, लेकिन आपको कमा के देगा ये फिर भी। होल्ड करने की सलाह भारतीय एयरटेल में। एक व्हाट्सएप क्वेश्चन ले लेती हूँ मैं आईओसी का, और पंकज का सवाल है ये। 176 की इनकी बाइंग प्राइस है। ध्वनि, शॉर्ट टर्म नजरिया आईओसी में, फिलहाल तो ये मुनाफे पे बैठे हुए हैं। बिल्कुल, ये जो मुनाफा है वो उनको और बढ़ता हुआ दिखेगा। आईओसी में हमने देखा है कि स्टॉक ने जो रिटर्न्स दिए हैं ओवरऑल, सारे ही आईओसी, बीपीसीएल, एचपीसीएल, सभी स्टॉक्स में हमें एक रन अप देखने को मिला था। आईओसी में डेफिनेटली ये रन अप कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। ओवरऑल अभी फिलहाल के लिए जो नेक्स्ट लेवल इनको ध्यान में रखना रहेगा वो 200 का रहेगा। 200 के पास इनको थोड़ी सी एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, तो वहां पे मेरी एग्जिट की सलाह रहेगी। बट अभी फिलहाल के लिए इसको होल्ड करें। फिलहाल के लिए इसको होल्ड करने की सलाह। 200 तक जाता है तो फिर वहां पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करने की सलाह। हालांकि ये थोड़ा सा शॉर्ट टू मीडियम टर्म आउटलुक है। लॉन्ग टर्म आउटलुक विवेक आप भी पेश करना चाहेंगे आप अपना? देखिए, लॉन्ग टर्म आउटलेट इसमें वो बोलते हैं ना, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट, वो वाला आप हिसाब किताब रखो। ये जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, आगे चल के हाइड्रोजन एक बहुत बड़ा स्पेस होने वाला है, और ये कंपनी भी उसमें जबरदस्त इन्वेस्टमेंट्स कर रही है। केपेक्स आप अगर देखो, मेरे को एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा केपेक्स इसका लाइंड अप है। तो यहाँ पे भी ये कॉस्टली नहीं है, और किसी को लेना हो तो ऑन एवरी डिप, क्योंकि ओवरऑल मार्केट मुझे थोड़ा सा महंगा दिखता है, इसके लिए ऑन एवरी डिप आप इसको बाई कीजिए, और एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली आप इसको होल्ड कर सकते हो। मैं तो बहुत बुलिश हूँ इस पे। ओवरऑल इस स्पेस को लेकर आप बुलिश हैं, और आईओसी में बाइंग ऑन डिप्स की सलाह भी आप दे रहे हैं। और ध्वनि, ऑयल मार्केटिंग में आपके नज़रिए से फ्रेश एंट्री के लिए कौन से लेवल सही होंगे तमाम कंपनीज में से? तो
काफी सारी कंपनीज में हमने एक रन अप देखने को मिला है। आईओसी डेफिनेटली, जिसकी अभी हमने बात करी, वहां पर ऑलरेडी एक बाइंग एक्शन देखने को मिल रहा है। उसके अलावा आप यहाँ पे बीपीसीएल को भी देख सकते हैं। बीपीसीएल के अगर वीकली स्ट्रक्चर को हम यहाँ पे देखते हैं तो पहले स्विंग हाइज जो थे वहां से ब्रेकआउट मिला है और फर्दर मोमेंटम भी यहाँ पे बना हुआ है। इनफैक्ट अगर हम वेव फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो दिस इज जस्ट द बिगिनिंग ऑफ द बुलिश ट्रेंड इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। तो आप बीपीसीएल को भी करंट लेवल से बाय कर सकते हैं। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की सलाह रहेगी। टारगेट्स इसके लिए फ्री है, ओपन है। तो नीचे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो आपको लगाना रहेगा तो आप यहाँ पे 630 के स्टॉप लॉस से इसको बाय कीजिए। 6 to 8 मंथ्स के टाइम पीरियड में आपको ये स्टॉक डेफिनेटली यहाँ से एक 20 to 25% का एक अपवर्ड मोमेंटम देगा। एक व्हाट्सएप पे सवाल ले लेते हैं संदीप पाल का, और इनका भी सवाल दरअसल येस बैंक पर है। 1500 शेयर इन्होंने कहा है कि लिए हैं और 32 रुपए का भाव है। विवेक, देखिए कविता, येस बैंक में थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा बोलना चाहूंगा। पहले तो डिस्क्लोजर मेरे पास भी है ये, और कई लेवल्स में लिए हुए हैं, और 12 रुपए जब ओएफएस आया था 3-4 साल पहले तब भी लिया हुआ है। लेकिन मैं बुलिश हूं क्या? मैं कोई बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूं। मुझे लगता है कि एक खींचतान के अगर ऊपर जाए तो 36 रुपए तक जा सकता है। देखिए इसकी इक्विटी, नंबर ऑफ शेयर्स इसके 3000 करोड़ है, और जब तक ये कंपनी 3000 करोड़ से 5000 करोड़ साल का नहीं कमाए, इसका 1 रुपया ईपीएस भी नहीं बनेगा। तो आगे चल के इतना बड़ा इक्विटी, और आज 28-29 रुपीज में इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलमोस्ट 83,000 करोड़ है। मतलब आप समझ लीजिए कि अगर 36 या 40 रुपए जाता है तो ये आज के दिन कई मिड कैप जो बैंक्स है, पीएसयूज, ये बैंक ऑफ बड़ौदा से बड़ा हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक से बड़ा हो जाएगा। ये मतलब प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं लग रहा है जब तक इसका इक्विटी कम नहीं हो। तो आगे चल के या तो हो सकता है कि बैंक मर्ज हो जाए एसबीआई टाइप्स में, या फिर बैंक को बाईबैक करने के लिए अगर कोई प्रस्ताव आए और बाईबैक करने के लिए पैसा चाहिएगा, वो अभी इनके पास है नहीं। तो मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ खींचतान के। मुझे लगता है कि 36 रुपया, और बाकी बाजार कुछ भी कर सकता है, लेकिन ऑन एवरी राइज इट शुड बी अ सेल। ये तो ये है 35-36 रुपए के आसपास का आपने कहा है कि खींचतान के स्टॉक प्राइस जा सकता है। तो अगर दर्शक सुन रहे हैं तो फिर अकॉर्डिंगली आपको सेल ऑन राइज की सलाह दी जा रही है। अगला सवाल किसका है मुझे बताएंगे डायरेक्टर साहब? चलिए, आर के रंजन का सवाल है इरडा पे, और फोन लाइन पर है आर के रंजन साहब। चलिए, ये व्हाट्सएप पर अपना सवाल पूछ रहे हैं। 210 ध्वनि इनकी बाइंग प्राइस है। तो ये हाल ही का लिस्ट हुआ स्टॉक है जिसमें फर्दर चार्ट स्ट्रक्चर कुछ है नहीं इसके अंदर, तो मैं ज्यादा कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगी। बट ओवरऑल अगर हम स्टॉक के ट्रेजेक्टरी की बात करते हैं तो सिंस लिस्टिंग इसने अपवर्ड मोमेंटम ही दिया है, और ओवरऑल जो स्पेस है वो यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है। तो डेफिनेटली इसको होल्ड करा जाए। अभी फिलहाल इनको एक इसके अंदर फॉल देखने को मिला था क्योंकि स्टॉक इन्होंने जो खरीद की भाव है वो रिसेंटली हाई प्राइसेस जो जहाँ पे बनाए थे वही का भाव है। नीचे की तरफ इनका जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अभी फिलहाल के लिए बनता है तो आप 160 का यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। उसके नीचे अगर स्टॉक फिसलता है तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो रिवर्स हो जाएगा। बट अभी फिलहाल के लिए जो इसका जो हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर फॉर्मेशन बना हुआ है उसमें 160 का लेवल काफी अहम एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। 160 का आपको जरूर लगाना है ध्वनि के मुताबिक। अशोक कुमार साहब का सवाल डीसीबी बैंक पर है। 136 की इनकी बाइंग प्राइस है। विवेक, इसको होल्ड कीजिए। जो मतलब स्टॉक अच्छी खासी रिकवरी दिखाया था, उसके बाद में करेक्शन हो गया था, और जब ये करीबन 125-130 लेवल्स था तब मैं इस पे बाई दे रहा था। लेकिन अब ऊपर के स्तरों में आपने अगर बेचा नहीं है या फिर अभी रिसेंटली लिया है, मुझे लग रहा है कि आपको होल्ड करना चाहिए। बैंक का जो दिक्कतें थी वहां से बाहर आ रही है, और एक स्मॉल कैप बैंक है ये, तो इसका टर्न अराउंड हो सकता है कि फास्ट हो, और इसके लिए ओवरऑल मैं इस पे बुलिश हूँ। तो आप इसमें बने रह सकते हो, और किसी को लॉन्ग टर्म के लिए लेना हो तो इसमें बाई भी आप कर सकते हो। जो टारगेट बता पाएंगे? हाँ जी, इमीडिएट टारगेट बता पाएंगे जस्ट इन केस किसी का अगर बहुत ही लॉन्ग टर्म व्यू ना हो, बस मुनाफा बांध के निकलना हो? नहीं, इमीडिएट देखिए, अगर ये ऊपर जाता है तो मुझे नहीं लगता कि 155-160 के ऊपर जाएगा। तो वो अगर आता है तो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिट बुकिंग लेवल के लिए अच्छा है वो, और उसके ऊपर जाना है तो आपको इसको करीबन मुझे लगता है कि 12 महीने देने पड़ेंगे।
160 और अगर आपको इससे ज़्यादा मुनाफा चाहिए तो फिर थोड़ा सा आपको इसमें लंबा नज़रिया रखना होगा विवेक के मुताबिक। जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे जो सवाल आ रहे हैं उनसे शुरुआत करती हूँ इस सेगमेंट की, और गोपाल साहू साहब का सवाल पीएफसी पर है। 465 विवेक इनकी बाइंग प्राइस है। तो कविता देखिए, ये आज मतलब आई थिंक चौथा या पांचवा पावर सेक्टर पे क्वेरी आ रही है। मुझे लगता है कि इसको आपको होल्ड करना चाहिए। रनअप अच्छा खासा दिखाया है कंपनी ने, लेकिन जैसे मैंने कहा, अगले 10 साल के अंदर अपनी जो खपत है भारत में पावर की, उसकी डबल से ज्यादा होगी। और अगर प्राइवेट जो डिस्ट्रीब्यूशन फाइनेंसिंग इस सेक्टर में देखो तो ये कंपनी सबसे मतलब पीएसयू कंपनी ज्यादातर आपको दिखेगी कि दिग्गज प्लेयर्स है। तो पीएफसी एक अच्छा बेट है एब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में देखिए, हो सकता है कि अगले आप 6 महीने 1 साल कुछ नहीं कमाओ, ऐसे ही स्टॉक एक रेंज में रहे, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। होल्ड करने की सलाह पीएफसी में। यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं आशीष मेहता, ग्लेनमार्क फार्मा और ध्वनि 848, ये कह रहे हैं इनकी बाइंग प्राइस है ग्लेनमार्क फार्मा में। जी बिल्कुल, यहाँ पे ग्लेनमार्क फार्मा में वैसे भी अगर हम देख रहे हैं तो पिछले 2 दिन में इसका अंदर जो रन अप देखने को मिला है, तो स्टॉक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड दर्शा रहा है। जो नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस यहाँ पे देखने को मिलता है तो 915 से 920 के रेट के पास एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करेगा स्टॉक। तब तक आप इस स्टॉक को डेफिनेटली यहाँ पे होल्ड करें। अपना जो स्टॉप लॉस इसके अंदर है, तो आप स्टॉप लॉस यहाँ पर नीचे की तरफ में 822 का स्टॉप लॉस लगा के इस पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। एक और व्हाट्सएप क्वेश्चन है डीएलएफ पर विवेक, शैलेंद्र हैदराबाद से पूछ रहे हैं, इनकी बाइंग प्राइस 460 की है। देखिए, रियल एस्टेट आगे चल के भी अच्छा करेगा, और जिस हिसाब से सरकार बजट में आपको बार बार बोल रही है कि हाउसिंग सेक्टर पे, ऑफ कोर्स डीएलएफ आपको अफोर्डेबल हाउसिंग में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी जो हाउसिंग सेगमेंट है वो यहाँ से आपको मल्टीफोल्ड ग्रोथ दिखा सकता है। तो आपका अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है यहाँ पे, ऑलमोस्ट डबल आप कमा रहे हो, और मुझे लग रहा है कि आपको इसको फिर भी होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म में। और देखिए ना, आता है जितने भी प्रोजेक्ट्स ये लॉन्च कर रही है, आपको कुछ ही दिनों के अंदर वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेल आउट हो रहा है, तो इतनी ही खपत है। और एक और पॉजिटिव ये है कि जो इंटरेस्ट रेट्स है उसकी दरें पीक कर चुकी है। अब आरबीआई ने अभी तक घटाया नहीं है, लेकिन नेक्स्ट स्टेप जब भी घटाएगी, हो सकता है कि 6 महीने बाद या 1 साल बाद जब भी घटाएगी, ये नीचे ही आएगा, और इसके कारण ईएमआई आपकी और सस्ती होगी। तो रियल एस्टेट बूम में रहेगा, आपको इसको होल्ड करना चाहिए। आपने काफी पेशेंस दिखाया, और भी पेशेंस दिखाई। यहाँ पर सेक्टर की भी तरक्की और स्टॉक की भी तरक्की, लिहाजा आपको थोड़ा सा और धीरज के साथ होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। यूट्यूब के हमारे दर्शक हैं जितेंद्र पटेल, और संवर्धन मदसन में इनका सवाल है, इससे जुड़ा हुआ ध्वनि 102 की बाइंग प्राइस है। जी बिल्कुल, यहाँ पे ओवरऑल स्टॉक की अगर हम प्राइमरी ट्रेजेक्टरी देखते हैं तो अपसाइड की ही बनी हुई है। हमने स्टॉक में देखा है कि स्टॉक ने यहाँ पे कॉन्स्टेंटली जो है एक हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन दिखा रहा है। डेली चार्ट्स पे अगर हम इसकी बात करते हैं तो जो इसकी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी बनी हुई थी, फिलहाल स्विंग लोज के पास से वापस से रिबाउंड कर रहा है। 20 पीरियड के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो एक सपोर्ट की तरह बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रही है। डेफिनेटली इसको होल्ड करें, आपको इसमें ऊपर के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। अभी फिलहाल की आपकी जो खरीद है, इसके लिए मेरी यही सलाह रहेगी कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाए। 109 के नीचे अगर स्टॉक फिसलता है तो इसमें एक गिरावट देखने को मिलेगी। जब तक वो लेवल बरकरार है, आपको इसके अंदर फर्दर मोमेंटम देखने को मिलेगा। इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे जो टारगेट है वो आपका 120 से 125 का बनता है, जिसके बाद आपको फर्दर इसमें 133 तक 135 तक का एक अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए, तो यहाँ पर भी आपको होल्ड करने की सलाह। अगला सवाल व्हाट्सएप पर सतिंदर साहब पूछ रहे हैं, और विवेक पेटीएम पे सवाल है 450 की बाइंग प्राइस। तो देखिए, ऐसे कॉन्ट्रेरियन, अब ये आप दिमाग में रखिए कि और ज्यादा नेगेटिव न्यूज आती है तो स्टॉक नीचे जा सकता है, ये पहली चीज। तो ये जो कमजोर दिल वाले हैं उनके लिए नहीं है, लेकिन आपके पास रिस्क लेने की क्षमता है, तो मुझे लगता है कि आपको इसमें थोड़ी बहुत बाइंग इन दरों में करनी चाहिए। इनफैक्ट मैंने भी की है बहुत स्मॉल क्वांटिटीज में, ये उम्मीद से कि अगर समझ लो आप 100 शेयर ले रहे हो, 33,000 रुपया आज डाल रहे हो, तो समझ लो कि 33,000 रुपया आपके डूब गए। वैसे अगर सोच के अगर ले रहे हो तो हो सकता है कि स्टॉक यहाँ से आपको रिटर्न्स दिखाएगा। क्यों दिखाएगा? एक तो पेनिट्रेशन,
अब मार्केट वेट कर रहा है 29 फरवरी की। ज्यादातर लोग सोच रहे हैं कि 29 फरवरी के बाद कंपनी ही बंद हो जाएगी, वैसे नहीं होने वाला है। उसके बाद में फटाफट कंपनी दूसरी बैंक्स के ऊपर मतलब अपना जो सिस्टम है वैसे एक चल जाएगा आगे चल, कंपनी बंद नहीं होने वाली। तो 330 एक अच्छा लेवल लग रहा है मुझे, और जैसे मैंने कहा कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, तो इसमें बाई करना चाहिए, बट वेरी वेरी स्ट्रांग दिल आपको चाहिए, और स्मॉल क्वांटिटीज में लीजिए। तो ये डू और डाई सिचुएशन बोलते हैं ना, तो एक तरह का मतलब हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हैं। तो यहाँ पर है दिल मजबूत और हौसला आपको जो है बहुत बुलंद रखना होगा, ये क्लियर कट डिस्क्लेमर है विवेक की तरफ से भी। और 330 के लेवल्स अच्छे हैं, और आपको फिलहाल कॉन्ट्रेरियन व्यू भले ही दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी हाई रिस्क स्ट्रैटेजी है। अगर कोई आर्थिक सलाहकार है तो सलाह मशवरा करके आप आगे बढ़िएगा। मेरे ख्याल से योर स्टॉक में आज के लिए मेरे पास समय ख़त्म हो चुका है, लिहाजा विवेक आपका और ध्वनि आपका धन्यवाद, समय निकाला और दर्शकों के तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। और मुझे भी योर स्टॉक में आप आज के लिए इजाज़त दें, लेकिन मैं शो समाप्त करूं उससे पहले व्हाट्सएप का नंबर आपके पास है, यूट्यूब पर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर हम आपके सवाल देखते हैं और शो में भी शामिल करते हैं। लगातार अपने सवाल भेजिए, और योर स्टॉक हो या बात की कोई हमारी पेशकश हो, आपके सवालों को शो में शामिल करेंगे। नमस्कार।